हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। इस वीडियो के अंदर हम सितंबर मंथ के एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर की न्यूज़ को कवर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हम इंडिया के मैप में इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट देखें तो ईस्टर्न कोस्ट में आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे देखने को मिलेगा उड़ीसा। उड़ीसा से नीचे ये आपका आंध्र प्रदेश स्टार्ट हो जाता है और आंध्र प्रदेश के नीचे आपका तमिलनाडु आपको देखने को मिलता है। उड़ीसा के अंदर एक लेक पाई जाती है जिस लेक का नाम है चिलिका लेक। चिलिका लेक इंडिया की सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लेक है। ब्रैकिश का मतलब होता है यहाँ पे जो पानी पाया जाता है वो खारा पानी होता है। तो इंडिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक चिलिका लेक है और जो सेकंड लार्जेस्ट लेक है उसका नाम है पुलिकट लेक। पुलिकट लेक आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर पाई जाती है। इसका 96% हिस्सा आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में लगभग 4% के आसपास ये लेक पड़ती है। इसी लेक से अगर आप थोड़ा सा और ईस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक आइलैंड देखने को मिलेगा। ये जो छोटा सा आइलैंड है, इस आइलैंड को हमने नाम दिया गया श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा श्रीहरिकोटा से भी अगर आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो ये पूरा का पूरा आपका क्या पड़ जाता है, ये आपका बे ऑफ बंगाल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि जो श्रीहरिकोटा आइलैंड्स हैं ये बे ऑफ बंगाल को सेपरेट करते हैं पुलिकट लेक से। अब पुलिकट लेक इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल पुलिकट लेक पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है फ्लेमिंगो फेस्टिवल। इस फेस्टिवल का मेजर जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है पुलिकट के अंदर, और पुलिकट के ऊपर ही यहाँ पे आपको एक बर्ड सेंचुरी देखने को मिलेगी जिस बर्ड सेंचुरी का नाम है नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी। तो ये जो फ्लेमिंगो फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट करके हम हर साल टूरिज्म को प्रमोट करते हैं पुलिकट लेक के आसपास और नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी के अंदर। अब ये फ्लेमिंगो फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है? वो इसलिए मनाते हैं क्योंकि पुलिकट लेक में जब भी सर्दियां चालू हो रही होती हैं हर साल तो ढेर सारी बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स उड़ के आ जाती हैं। तो इन माइग्रेटरी बर्ड्स में से जो सबसे फेमस बर्ड पुलिकट लेक पर आती है हर साल उसका नाम होता है ग्रेटर फ्लेमिंगो। इसीलिए इसको हम फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाते हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्ट आप याद रखेंगे कि पुलिकट लेक कहाँ पर है? ये आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। ज्यादातर हिस्सा आपका आंध्र प्रदेश के अंदर ही देखने को मिलता है। यहाँ पे आपकी फ्लेमिंगो के साथ साथ ब्लैक हेडेड इबिस, एशियन ओपन बिल, ब्लैक क्राउंड नाइट हेरॉन, इन सब के सिर्फ आप नाम रीड कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये फ्लेमिंगो का ही पूछेंगे, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा माइंड में होना चाहिए। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है ये पुलिकट लेक, और सबसे बड़ी लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक कौन सी है? वो है आपकी चिलिका लेक। ठीक है, ये श्रीहरिकोटा में आपको बता चुका हूँ, वो बे ऑफ बंगाल को सेपरेट करता है पुलिकट लेक से। एक फैक्ट और आप याद रखेंगे वो ये कि पुलिकट लेक से एक कैनाल गुजरती है जिस कैनाल का नाम है बकिंगम कैनाल। तो बकिंगम कैनाल भी आपकी पुलिकट लेक से होकर ही गुजरती है। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी न्यूज़ में थी, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगली न्यूज़ हमारी एक स्टैट्यूटरी बॉडी से जुड़ी हुई है। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी है? इस बॉडी का नाम है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि किसी ना किसी लॉ से इस बॉडी को बनाया होगा। तो ऐसा कौन सा लॉ है जो इस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करती है? उस लॉ का नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को बनाया था, उसको कॉन्स्टिट्यूट किया था। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर कौन कौन लोग होते हैं? इसका एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है और 8 मेंबर्स होते हैं। इसका जो चेयरमैन होता है वो कौन होगा? जो भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होगा वो एनडीएमए का चेयरपर्सन या फिर चेयरमैन बनता है। जो वाइस चेयरपर्सन होता है उसको हम एक स्टेटस दे देते हैं। किसका स्टेटस? उसको कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं हो रहा कि कैबिनेट मिनिस्टर को वाइस चेयरमैन बना रहे हैं, नहीं। जिसको भी वाइस चेयर बनाएंगे उसको हम स्टेटस दे देंगे कैबिनेट मिनिस्टर का। जो बाकी 8 मेंबर्स होते हैं उनको स्टेटस दिया जाता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट का स्टेटस दिया जाता है। न्यूज़ में ये अथॉरिटी इसलिए थी क्योंकि रिसेंटली इसने एक डिसीजन दिया है, और वो डिसीजन ये है कि जितने भी लोग जिनकी मौत कोविड-19 की वजह से हुई थी, कोविड-19 की वजह से जिनकी भी डेथ हो गई थी, उनके परिवार को 50,000 रुपये का रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि उनके परिवार को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। तो जितने भी लोग कोविड-19 से जिनकी डेथ हुई, या फिर अगर कोई इंसान ऐसा था जो कोविड-19 के रिलीफ ऑपरेशन में काम कर रहा था और उस रिलीफ ऑपरेशन में काम करने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, तो उसको भी 50,000 रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया जा रहा है क्योंकि आप खुद जानते हैं स्पेशली सेकेंड वेव में काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी इसके अंदर। तो एक चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए वो है डिजास्टर मैनेजमेंट की जो साइकिल होती है वो क्या होती है। डिजास्टर मैनेजमेंट की साइकिल 3 चीज़ों से कंसिस्ट करती है। देखिए, जब भी कोई डिजास्टर होने वाला है तो पहले हम कोशिश करते हैं कि वो डिजास्टर हो ही ना,
हम उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि हम कुछ ऐसे स्टेप्स लेंगे जिसकी वजह से डिजास्टर कम से कम हो। दूसरा कोशिश क्या करेंगे, मान लीजिए हम डिजास्टर को प्रिवेंट नहीं कर सकते, बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर होते हैं जो कि ह्यूमन के हाथ से बाहर है, अर्थक्वेक कब आ रहा है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे डिजास्टर को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे डिजास्टर की वजह से जो भी नुकसान हो उस नुकसान को रिड्यूस किया जा सकता है, जिसको हम कहते हैं मिटिगेट, ठीक है। यानी कि अगर कोई ऐसा डिजास्टर है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं तो उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे, और डिजास्टर अगर प्रिवेंट नहीं हो सकता तो उससे जो डैमेज होने वाला है, जो डिस्ट्रक्शन होने वाली है, उसको कम से कम रखने की कोशिश की जाएगी, यानी कि मिटिगेट करने की कोशिश की जाएगी। अब ये तो तब है डिजास्टर होने से पहले क्या हो रहा है, या तो डिजास्टर को प्रिवेंट कर रहे हैं या फिर उसके इफेक्ट को कम कर रहे हैं। मान लीजिए फिर जब डिजास्टर हो जाता है तो हमें क्या करना होता है, जब डिजास्टर हो रहा होता है तो हमें प्रिपेयर रहना है। किस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है, कि जितने भी लोग हैं जो कि उस डिजास्टर से अफेक्ट हो रहे हैं, उन लोगों की जान बचानी है, उन लोगों की प्रॉपर्टी बचानी है, उन लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करना है। मान लीजिए बाढ़ आ गई कहीं पे, लोगों के पूरे घर बार सब कुछ बह जाता है, तो उन्हें खाना प्रोवाइड करना है, कपड़े प्रोवाइड करने हैं, उन्हें मच्छरों से और दूसरी बीमारियों से बचाने के लिए दवाइयाँ प्रोवाइड करनी है। तो इसको दूसरी स्टेज को कहा जाता है प्रिपरेशन। तो पहली स्टेज में हम कोशिश करते हैं कि डिजास्टर या तो हो ही ना, अगर वो हो तो उसका डिस्ट्रक्शन कम से कम हो। दूसरी स्टेज के अंदर हम क्या कहते हैं कि जब डिजास्टर हो रहा है तो उस टाइम पर हम लोगों को कैसे बचाएंगे, हम लोगों को क्या क्या रिलीफ प्रोवाइड करेंगे, तो इसको कहा जाता है प्रिपेयर्डनेस। और तीसरी स्टेज होती है कि डिजास्टर अब खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बाद बहुत सारे लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी, ये दोनों चीजों का लॉस हुआ होगा। तो अब ऐसे लोगों को किस चीज की जरूरत है, ऐसे लोगों को जरूरत है रिहैबिलिटेट करने की, ऐसे लोगों को ऐसी मदद पहुंचाने की कि वो अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस जा सके। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं हमारे डिजास्टर प्रिपरेशन के अंदर। पहली स्टेज होती है डिजास्टर होने से पहले, दूसरी स्टेज होती है जब डिजास्टर चल रहा है उस टाइम पर क्या करना है, और तीसरी स्टेज होती है जब डिजास्टर खत्म हो गया तो लोगों को कैसे रिहेबिलिटेट करेंगे, या फिर आप इसको रिकंस्ट्रक्शन के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन। तो ये 3 स्टेज होती है, मेंस के अंदर इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ये स्टेजेस आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना हुआ है, और ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है इसके अंदर इस साइकिल को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और किस तरह से काम किया जाता है वो बताया गया है। हर एक डिजास्टर के लिए क्या क्या प्रिवेंशन या फिर मिटिगेशन के टेक्निक होंगे, किस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और क्या रिहेबिलिटेशन दी जानी चाहिए, वो सब इसके अंदर लिखी हुई हमें मिलती है। तो ये जो हमने प्लान बनाया था, इस प्लान को हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाया है, स्टैंडर्ड या फिर गाइडलाइन आप कह सकते हैं। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या फिर गाइडलाइन कौन सी है, उसका नाम है सेंडाई फ्रेमवर्क ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यानी कि डिजास्टर के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, उसी को फॉलो करते हुए हमने इस प्लान को बनाया है। अब जो भी हम रिलीफ प्रोवाइड करते हैं विक्टिम्स को, वो रिलीफ का जितना भी पैसा होता है वो ज़्यादातर आपका आता है SDRF से, यानी कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से। तो आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास जो मेन सोर्स होता है विक्टिम्स को रिलीफ प्रोवाइड करने का, वो आपका SDRF बनता है। इस SDRF के अंदर आपका जो पैसा है वो सेंटर भी डालता है और स्टेट भी डालता है। तो सेंटर कितना पैसा डालेगा, देखिए अगर हम जनरल स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो जनरल स्टेट्स के अंदर सेंटर 75% पैसा जो है वो सेंटर डालेगा, केंद्र डालेगा, और केवल 25% पैसा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट डालती है। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जो कि थोड़ी सी ज़्यादा, जिनको हमें सपोर्ट प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है। ऐसी कौन सी स्टेट्स हैं, ऐसी आपको स्टेट्स देखने को मिलेंगी हिमालयन स्टेट्स, हिमालयन स्टेट्स देखने को मिलेंगी, या फिर नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स देखने को मिलेंगी। तो हिमालयन स्टेट्स और नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स के अंदर 90% जो इसका पैसा है वो सेंटर की तरफ से आता है, और 10% पैसा आपका स्टेट गवर्नमेंट देती है। SDRF का जितना भी पैसा होगा, इस पैसे को यूज किया जाता है विक्टिम्स को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए। SDRF का पैसा विक्टिम्स को रिलीफ प्रोवाइड करता है, और इस पैसे की ऑडिटिंग भी की जाती है, और इसकी ऑडिटिंग करने की जिम्मेदारी दी गई है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को, यानी कि जो कैग है हमारा, कैग SDRF की ऑडिटिंग करता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखेंगे। कुछ हमने डिजास्टर्स को नोटिफाई कर रखा है, और SDRF के पैसे को उन्हीं नोटिफाइड डिजास्टर्स के लिए यूज किया जाता है। तो वो डिजास्टर्स कौन से हैं, वो डिजास्टर्स हैं आपके साइक्लोन, ड्रॉट, अर्थक्वेक, फ्लड्स, सुनामी, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड, कोल्ड वेव, पेस्ट अटैक, क्लाउड बस्ट, एवलांच। तो इन सब के लिए हम SDRF के पैसे को यूज कर सकते हैं। क्या यहाँ पे आपको न्यूक्लियर एक्सीडेंट दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियर एक्सीडेंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो उसको भी आप याद रख सकते हैं।
अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम इस सेंडाई फ्रेमवर्क की देख लेते हैं। देखिए 2015 के अंदर आपकी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेके एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हो रही थी, यूएन की वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, जिसको हम कहते हैं थर्ड यूएन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो इस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही गई कि डिजास्टर की वजह से जो भी लाइफ का नुकसान होता है, लिवलीहुड का नुकसान होता है, या फिर आपके लाइफ, लिवलीहुड या फिर हेल्थ का नुकसान होता है, इन सब चीज़ों के अंदर आपको रिस्क को रिड्यूस करना है। और इस रिस्क को रिड्यूस करने की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? वो स्टेट की है। यानी कि जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट मतलब राज्यों का नहीं, जो किसी भी देश का एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस रिस्क को रिड्यूस करेगा। लेकिन सिर्फ स्टेट की नहीं है, सबसे बड़ी स्टेट की है, लेकिन सिर्फ स्टेट की नहीं है। इसके अंदर आप प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करेंगे, आप एनजीओ को भी इन्वॉल्व करेंगे, आप साइंटिफिक कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करेंगे, लोकल कम्युनिटी को भी आप इन्वॉल्व करेंगे। तो एक देश के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी ग्रुप्स रहते हैं, सबकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है डिजास्टर से रिस्क को रिड्यूस करने की। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमेशा स्टेट की रहेगी, यानी कि देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जिम्मेदारी रहेगी। ये जो 2015 के अंदर बात हो रही थी, ये 15 में बात हो रही थी जापान के सेंडाई में, इसीलिए इसको सेंडाई फ्रेमवर्क कहा जाता है। ये फ्रेमवर्क हमने 15 सालों के लिए अडॉप्ट किया था, और इस फ्रेमवर्क का जो मेजर एरिया था, जिस एरिया के ऊपर फोकस करना था, वो ये था कि डिजास्टर से जितना भी खतरा होता है, जितना भी रिस्क होता है, उस रिस्क को अच्छे से समझा जा सके। उस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हमें जो भी गवर्नेंस करनी है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन करना है, उस गवर्नेंस को मजबूत किया जा सके, इस गवर्नेंस को स्ट्रेंथन किया जा सके। ठीक है, ये देखिए, अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर रिस्क, स्ट्रेंथनिंग रिस्क गवर्नेंस टू मैनेज डिजास्टर रिस्क, यानी कि डिजास्टर रिस्क के मैनेज करने के लिए जो गवर्नेंस है उसको स्ट्रेंथन करें। तीसरा ये होता है कि जो भी रेजिलियंस है, यानी कि जो आपने प्रिपेयर कर रखा है अपने आप को, वो प्रिपरेशन भी स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके अंदर आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप पैसा नहीं लगाओगे किसी चीज़ के ऊपर तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती। और एक चीज़ और इसके अंदर बोली गई है, और वो क्या है? देखिए, पहले तो हम कोशिश करते हैं डिजास्टर हो ही ना, डिजास्टर हो गया तो हम कोशिश करते हैं कि उससे नुकसान कम से कम हो। अब जब नुकसान हो चुका है तो हम कोशिश करते हैं कि उस नुकसान के बाद रिकवरी तेजी से हो। तो इस चीज को सेंडाई फ्रेमवर्क में कहा गया बिल्ड बैक बेटर, यानी कि दोबारा से बनाओ और अच्छा बनाओ। तो ये जो ऑब्जेक्टिव हैं, ये जो एरियाज हैं, ये सेंडाई फ्रेमवर्क के अंदर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे थे। याद रखने के लिए 2015 में आपकी थर्ड यूएन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन सेंडाई जापान के अंदर हो रही थी। इंडिया ने भी सेंडाई फ्रेमवर्क को साइन किया हुआ है, और इसी के बेसिस पर इंडिया ने अपना नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया है। इस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के अंदर हमें डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल देखने को मिलती है, जिसके अंदर डिजास्टर से पहले क्या करना है वो बताया है, डिजास्टर के दौरान क्या करना है वो बताया है, और डिजास्टर होने के बाद क्या करना है वो बताया है। अगली न्यूज़ में हम देखेंगे कि कंपटीशन सिर्फ इंसानों में नहीं होता, बीच में भी कंपटीशन लगा हुआ है। तो जो बीच है, उस बीच में ये चेक किया जाता है कि उस बीच की वाटर क्वालिटी कैसी है, वहाँ पे एनवायरनमेंट को कैसे मैनेज किया जा रहा है, एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई एजुकेशन कैसे दी जा रही है उसके आसपास के लोगों को, और वो बीच कितना ज़्यादा सेफ है। इन क्राइटेरिया के ऊपर बीचेस को सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है, और ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन, जिसको हम FEE के नाम से भी जानते हैं। डेनमार्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये। और ये जो फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन है, ये एक प्रोग्राम चलाती है, जिस प्रोग्राम का नाम है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इन 4 क्राइटेरिया को चेक करता है, और ये रेट करता है कि बीच कितना ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, बीच कितना क्लीन है, उसके अंदर जो टूरिज्म है, टूरिज्म कितना सस्टेनेबल तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं। तो बेसिकली इस सर्टिफिकेशन से क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको किसी देश में जाना है और उस देश के आपको बीच पे ट्रैवल करने जाना है या टूरिज्म में जाना है, तो आप ये चेक करेंगे कि वो बीच साफ़ सुथरा होना चाहिए, वहाँ पे टॉयलेट जैसी फैसिलिटीज़ आपको मिलनी चाहिए, वो बीच सेफ़ होना चाहिए कि अगर आप डूबें तो वहाँ पे सेफ्टी का कोई ना कोई इंतज़ाम हो, वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइट नहीं है तो प्रॉपर लाइटिंग लगी होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें चेक करके फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन आपको बता देती है कि कौन सा बीच कितना अच्छा है। तो अगर किसी बीच को फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन ने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दे रखा है, तो आप उस बीच के ऊपर जा सकते हैं, और वहाँ पे आपको सेफ्टी, क्लीनलीनेस और इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी होगी। तो इस सर्टिफिकेट से आप बेसिकली ये कह सकते हैं कि एक देश के अंदर टूरिज्म इंक्रीज होता है, टूरिज्म इंक्रीज होता है।
तो इंडिया भी चाहता है कि इंडिया के अंदर टूरिज्म इंक्रीज हो, तो इंडिया भी चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल जाए। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिलने के लिए इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने एक अलग से सोसाइटी बनाई है, जिस सोसाइटी का नाम है सीकॉम। सीकॉम की फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट। सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट, इसका काम है कि ये एक तो पहली चीज आप ये याद रखें कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है, और इसका काम है कि जो बीचेस हैं उन बीचेस को वो अच्छे से डेवलप करे ताकि उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल सके। ठीक है, तो अब इसका न्यूज देख लेते हैं। न्यूज में ये इसलिए था, पिछले साल 8 बीच ऐसे थे इंडिया के जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था। इस साल इन 8 को दोबारा से रीसर्टिफाई कर दिया है, दोबारा से वो सर्टिफिकेट मिल गया, प्लस में 2 बीचेस और हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। तो इंडिया के अंदर अब 10 ऐसे बीच हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो इसी वजह से ये न्यूज में था। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट न्यूज है कि 2 बीचेस को मिल चुका है एक और ये इंटरनेशनल लेवल का इको लेवल टैग है जो इंडिया के अंदर 10 बीच को प्रोवाइड किया है। जो इस साल के 2 बीच हैं जिसको ये सर्टिफिकेट मिला है उनका नाम है कोवलम और एडन। कोवलम आपका तमिलनाडु में पड़ता है और एडन बीच आपका पुडुचेरी के अंदर मिलता है। ये जो फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन है, ये डेनमार्क की एक ऑर्गेनाइजेशन है, डेनमार्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये वो 8 बीच है जिनको रीसर्टिफिकेट मिला है। सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, एक बार रीड कर लेना, पर ये दोनों याद रखेंगे आप, कोवलम और ईडन। कोवलम और ईडन को आपको याद रखना है। सीकॉम क्या है? सीकॉम इंडिया ने एक सोसाइटी बनाई है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करती है, और इसका ऑब्जेक्टिव है बीचेस को इस तरह से डेवलप करना कि उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल जाए। तो ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो जो सीकॉम डेवलपमेंट का काम करती है उसके लिए उसने एक सर्विसेज को नाम दे रखा है बीम्स के नाम से। ठीक है, बीम्स की फुल फॉर्म है बीच मैनेजमेंट सर्विसेज। बस इस बीच मैनेजमेंट सर्विसेज के थ्रू हम क्या चाहते हैं, पॉल्यूशन कम हो जाए, साथ ही साथ जो बीच के ऊपर हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल का हो। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करने की बात हो रही है। ये थोड़ी सी हमने लिखा हुआ है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के बारे में। ठीक है, यूरोप से स्टार्ट हुआ था और 33 क्राइटेरिया, 33 ऐसे क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। डेनमार्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कर रही है जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन। लगभग 50 देश ऐसे हैं, 50 कंट्रीज हैं जो कि फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन के ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट में पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें से एक इंडिया भी है और इंडिया के 10 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ के लिए आपको IUCN के बारे में पता होना चाहिए। IUCN एक एनजीओ है। IUCN एक एनजीओ है जो कि एक लिस्ट पब्लिश करता है जिस लिस्ट का नाम होता है IUCN रेड लिस्ट। इस रेड लिस्ट के अंदर वो जानवरों की अलग अलग लिस्ट प्रोवाइड करता है। ये IUCN की रेड लिस्ट बताती है कि कौन कौन से जानवर एक्सटिंक्ट हैं, कौन से जानवर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हैं। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब ये है कि इस लिस्ट के अंदर जितने भी जानवर होंगे ये जंगली नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ ये कैप्टिविटी के अंदर पाए जा रहे हैं, सिर्फ कैप्टिविटी के अंदर पाए जा रहे हैं, लेकिन असली में जंगल के अंदर, जंगल में नहीं पाए जा रही है। ठीक है, तो पहला बताएगा कि कौन कौन से जानवर पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए, ना तो वो कैप्टिविटी में पाए जाते हैं ना ही इन वाइल्ड पाए जाते हैं। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब ये है कि वो वाइल्ड में नहीं पाए जाते लेकिन कैप्टिविटी में अभी भी मिलते हैं। IUCN की रेड लिस्ट फिर बताती है कौन से जानवर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है। ठीक है, ये जो 3 कैटेगरी हैं, इन 3 कैटेगरी को मिला के हम कह देते हैं कि ये सारे के सारे जानवर थ्रेटन्ड है, यानी कि ये खतरा फेस कर रहे हैं। और किस चीज़ का खतरा? कि या तो ये क्रिटिकली एंडेंजर हो सकते हैं या फिर ये वल्नरेबल है। ठीक है, इसके बाद जो वो लिस्ट में कैटेगरी बनाई हुई है वो कैटेगरी है नियर थ्रेटन्ड, कि ये अभी थ्रेटन्ड नहीं है पर अगर इनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो ये भी थ्रेटन्ड की कैटेगरी में आ जाएंगे, तो इनको भी प्रोटेक्शन की कुछ ना कुछ ज़रूरत है। नियर थ्रेटन्ड के बाद एक कैटेगरी आती है जिसका नाम है लीस्ट कंसर्न, यानी कि ये अभी इनका जो क्वांटिटी है, इनके जो नंबर है वो नंबर सफिशिएंटली अवेलेबल है और इनको प्रोटेक्ट करने की अभी कोई अर्जेंसी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं IUCN की रेड लिस्ट बनाती है। तो ये IUCN एक NGO है, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है। इंडिया के अंदर एक एक्ट बनाया गया है जिस एक्ट का नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी हमें कुछ लिस्ट देखने को मिलती है और उन लिस्टों को क्या क्या नाम दिए गए हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो एक लिस्ट मिलती है जिसको कहते हैं हम शेड्यूल 1, फिर है शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, 4, 5 और 6। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये 6 शेड्यूल हमें देखने को मिलते हैं।
शेड्यूल 1 के अंदर जिन भी जानवरों का नाम लिख दिया जाएगा, उन जानवरों को आप हार्म नहीं कर सकते, आप उनकी हंटिंग नहीं कर सकते। उनको हार्म करना या फिर हंट करना पूरी तरह प्रोहिबिटेड है। तो यहाँ पे आपको कौन से जानवर देखने को मिलेंगे? यहाँ पे वो जानवर देखने को मिलेंगे जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं या फिर एंडेंजर्ड हैं, या बहुत ही इंपॉर्टेंट जानवर हैं जिनको बहुत ज़्यादा खतरा है, वो आपको शेड्यूल 1 के अंदर देखने को मिलते हैं। तो शेड्यूल 1 के अंदर जो भी जानवर होगा उनको आप नहीं मार सकते। शेड्यूल 2 से लेके 4 तक जो भी जानवर आपको देखने को मिलेंगे, इनकी हंटिंग की जा सकती है, लेकिन उसके ऊपर कुछ कुछ कंडीशंस लगी हुई हैं। कंडीशन कैसे? कि इस लिस्ट में जितने भी जानवर आएंगे उनको अगर आप मारना चाहते हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, बिना लाइसेंस के आप उनकी हंटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो मान लीजिए कोई जानवर है जो कि शेड्यूल 4 के अंदर आता है और आप उसको मारना चाहते हैं, तो आपको पहले अथॉरिटी से लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी आप उसको मारेंगे। फिर आती है आपकी शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 लिस्ट के अंदर जितने भी जानवर आपको देखने को मिलेंगे उनको हम कहते हैं कि वो वर्मिन है। वर्मिन कैटेगरी बोला जाता है शेड्यूल 5 के जानवरों को, और इन वर्मिन को आप फ्रीली हंट कर सकते हैं। आपको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई पेनल्टी यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो कई बार क्या होता है, जानवर जो है ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए खतरा बन जाता है। कोई जानवर ऐसा होता है जिसको इतनी भयंकर बीमारी लग जाती है कि उसको बचा पाना ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, उस जानवर को हम वर्मिन कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं, ताकि वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है वो उस जानवर को मार सके, ताकि वो अपनी ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को उस जानवर से बचा सके। तो ये न्यूज़ में क्यों था? ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी एक सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज नाम का जो डॉक्यूमेंट निकला था, उस डॉक्यूमेंट ने ये कहा था कि वाइल्ड बोर को वर्मिन कैटेगरी का डिक्लेयर कर देना चाहिए, यानी कि वाइल्ड बोर को शेड्यूल 5 में डाल देना चाहिए। ये जो वाइल्ड बोर है, अगर हम इसको शेड्यूल 5 के अंदर डाल देंगे तो जो लोकल पॉपुलेशन है वो इसकी आसानी से हंटिंग कर पाएगी, और इस हंटिंग करने के बाद क्या होगा, हंटिंग करने के बाद वो उसके मीट को खा सकते हैं या फिर मार्केट के अंदर बेच सकते हैं। तो एक तरह से उनकी लिवलीहुड सिक्योरिटी में ये काफ़ी मदद करेगा। तो इसीलिए ये बात बोली गई थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वाइल्ड बोर जो है, इसकी हंटिंग करने के बाद जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है उसको जो फूड सिक्योरिटी से जुड़े इश्यूज हो रहे हैं, वो फूड सिक्योरिटी से जुड़े इश्यूज खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अगर सवाल आ जाए कि वाइल्ड बोर कौन से शेड्यूल में आता है, तो आप इसका जवाब देंगे वाइल्ड बोर शेड्यूल 3 में आता है। शेड्यूल 3 में आता है। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि डिमांड चल रही है कि इसको शेड्यूल 5 के अंदर डाल दिया जाए। शेड्यूल 5 में जाएगा तो फ्रीली इसकी हंटिंग की जा सकती है। ठीक है, शेड्यूल 6 की अगर बात करें तो शेड्यूल 6 के अंदर कुछ ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स की लिस्ट दी गई है जिसको आप फ्रीली कल्टीवेट नहीं कर सकते। यानी कि इस लिस्ट में जितने भी प्लांट लिखे गए हैं, उन प्लांट को अगर आप उगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो कल्टीवेशन लाइसेंस के बिना नहीं की जा सकती। और ऐसे प्लांट्स के आप 2-3 नाम एक बारी पढ़ लेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा आइडिया रहे। कई बार यूपीएससी क्या करती है, ये अजीब अजीब से नाम दे देगी। ठीक है, और फिर पूछ लेगी कि ये नाम के अंदर कॉमन क्या है। तो आपको क्या बताना होगा, आपको बस ये बताना होगा कि सबके सब शेड्यूल 6 के अंदर होते हैं। ठीक है, अभी 1-2 साल पहले शेड्यूल 6 के ऊपर क्वेश्चन आया था, और उसमें यह कहा था कि शेड्यूल 6 में जो भी प्लांट्स हैं उनको कल्टीवेट किया ही नहीं जा सकता। उनको कल्टीवेट किया ही नहीं जा सकता, ये स्टेटमेंट गलत है। उनको कल्टीवेट कर सकते हो, पर लाइसेंस लेने के बाद। ठीक है, तो कल्टीवेशन लाइसेंस के बाद ही अलाउ की गई है। मान लीजिए कोई जानवर है जो कि नॉर्दर्न यूरोप में रहता है, या फिर ये मान लेते हैं पोलर रीजन पे रह रहा है। पोलर रीजन पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो जब विंटर्स आएंगे तो पोलर रीजन पे या फिर नॉर्दर्न यूरोप में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लग जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी बर्ड्स हैं, बहुत सारे जानवर हैं जो कि थोड़ा सा साउथ की तरफ शिफ्ट होना चालू कर देते हैं, या फिर हम कहेंगे कि वो माइग्रेट होना चालू कर देते हैं। तो ऐसे जानवर जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स भी हो सकती हैं, कोई माइग्रेटरी एनिमल भी हो सकता है, इनको भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो मान लीजिए कोई जानवर नॉर्थ से साउथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है और ढेर सारी कंट्रियों से होके गुजर रहा है, या तो बर्ड हो या जानवर हो। तो ये जितनी भी कंट्रियों से गुजरता है, उन सभी कंट्रियों को हम कह देते हैं कि ये उसकी रेंज कंट्री है। यानी उसके रास्ते पे जो भी देश पड़ेंगे वो रेंज कंट्री के नाम से जाने जाएंगे। अब इन रेंज कंट्री के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है कि ये सारी की सारी कंट्री साथ में आए और उस जानवर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। मान लीजिए इस देश ने प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन ये देश उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, तो भी हमारा जो एफर्ट है वो अधूरा रह जाएगा। तो इसी एफर्ट को कोऑर्डिनेट करने के लिए, इसी एफर्ट को सही से चलाने के लिए एक कन्वेंशन बनाया गया जिसका नाम था कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, जिसको हम बॉन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। ये जो बॉन कन्वेंशन है, ये एक एनवायरमेंटल ट्रीटी है,
और इस ट्रीटी से हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे हम जितने भी माइग्रेटरी स्पीशीज हैं उन माइग्रेटरी स्पीशीज को और उनके हैबिटेट को दोनों को ही प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर सभी रेंज कंट्रीज साथ आती हैं और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती हैं। सीएमएस के अंदर हमने दो तरह की लिस्ट बनाई हुई है जिनको हमने नाम दिया अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2। अपेंडिक्स 1 के अंदर उन जानवरों का नाम लिखा गया है जो कि अपने इस माइग्रेटरी जो ये रेंज कंट्री है उसमें काफ़ी ज़्यादा रेंज कंट्री के अंदर वो एक्सटिंक्शन के खतरे पे है। ठीक है, अपेंडिक्स 1 के अंदर वो जानवर आते हैं जो कि खतरे पे है एक्सटिंक्शन के। कहाँ कहाँ पे उसको एक्सटिंक्शन का खतरा है, ज़्यादातर जो उसकी रेंज कंट्री है वहाँ पे। ठीक है, अपेंडिक्स 2 के अंदर जो जानवर आते हैं उसके अंदर वो माइग्रेटरी स्पीशीज़ हैं जिनको एक्सटिंक्शन का खतरा नहीं है, लेकिन अगर उनके हैबिटेट को, उनके रूट को प्रोटेक्ट किया जाएगा तो उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक सवाल ये बनता है कि क्या इंडिया भी सीएमएस का सिग्नेटरी है, सीएमएस के फ्रेमवर्क के अंदर आता है? तो इंडिया भी इसके फ्रेमवर्क के अंदर आता है। न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी अभी इस बॉन कन्वेंशन ने या फिर सीएमएस ने एक रिपोर्ट रिलीज करी थी। इस रिपोर्ट में उसने ये चेक किया था कि जो प्लास्टिक से पॉल्यूशन होता है उसका हमारे इन माइग्रेटरी स्पीशीज के ऊपर क्या क्या असर पड़ रहा है। तो उसने गंगा और मैकोंग इन दोनों एरिया के अंदर इस चीज़ के ऊपर स्टडी की थी और उसने ये पाया था कि इस प्लास्टिक पॉल्यूशन से जो माइग्रेटरी स्पीशीज है उनको खतरा और इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये की फाइंडिंग्स को एक बार रीड कर लेना। सीएमएस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना। ठीक है, सीएमएस के अपेंडिक्स 1 और जो अपेंडिक्स 2 है ये भी पता होना चाहिए। और इंडिया सीएमएस की पार्टी है 1983 से। अच्छा, एक क्वेश्चन जो सीएमएस से पूछा जाता है वो ये कि सीएमएस पूरी की पूरी रेंज कंट्रीज में थ्रू आउट द रूट उस स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने की बात कहती है, वो स्टेटमेंट एकदम ठीक होगी। अगर ये बोल दिया कि सिर्फ ओरिजिन कंट्री के अंदर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बात करती है सीएमएस तो गलत है। सिर्फ डेस्टिनेशन का आ जाए ऑप्शन तो वो भी गलत होगा। हमारा सही ऑप्शन वो होगा जिसके अंदर आ जाए एंटायर रेंज। ठीक है, एंटायर रेंज या थ्रू आउट द रेंज कंट्रीज। 1970s में इंजन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए काम किया गया और वो काम ये था कि पेट्रोल के अंदर हम टेट्रा इथाइल लेड को मिक्स कर देते थे। ये लेड वाला जो पेट्रोल होता था, इससे एक तरफ तो ये फायदा था कि इंजन की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है, लेकिन इसका नुकसान बहुत ही ज़्यादा था। वो नुकसान ये था कि लेड वाले पेट्रोल से हमारे एनवायरनमेंट के अंदर लेड का पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा था और ये लेड का पॉल्यूशन बहुत ही हार्मफुल है। ये लेड का पॉल्यूशन न्यूरोटॉक्सिन की तरह काम करता है। न्यूरो मतलब ब्रेन, टॉक्सिन मतलब जहर। तो ये ब्रेन के लिए जहर की तरह काम करता है, स्पेशली छोटे बच्चों के अंदर। तो अगर कोई इन्फेंट चाइल्ड है और उसको थोड़ा सा भी लेड उसके ब्लड की स्ट्रीम में पहुंच जाता है तो उसके ब्रेन की डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हिंडर हो जाती है। ठीक है, तो कितना, अगर मैं कहूँ, अगर आपको इसकी क्वांटिटी बताना चाहूँ तो अगर 5 माइक्रो यूनिट लेड भी किसी बच्चे के ब्लड में चला जाता है तो उसके ब्रेन की डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा खराब हो सकती है और उसको लाइफ लॉन्ग दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा भी देखा जाए तो लेड से आपकी किडनी इश्यूज हो जाते हैं, आपकी जो बोन्स हैं बोन्स वीक होने लग जाती हैं और लंग्स पे भी इससे फ़र्क पड़ता है। लेड के एक्सपोजर की वजह से आपके कैंसर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं और आपको हार्ट डिजीज़ भी होती रहती है। तो इतने सारे नुकसान की वजह से एक कैंपेन चल रहा था पिछले 20 सालों से और वो कैंपेन ये था कि वर्ल्ड वाइड लेवल पर लेड का जो इस्तेमाल है पेट्रोल के अंदर वो ख़त्म हो जाना चाहिए। जो डेवलप्ड देश थे जैसे कि यूएस हो गया, आपका वेस्टर्न यूरोप हो गया, वहाँ पे 1980 से ही लेड का इस्तेमाल ख़त्म करना चालू हो गया था और वहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन जो लो और मिडल इनकम देश थे वहाँ पे आज भी लेड का इस्तेमाल होता था, धीरे धीरे कम हो रहा था लेकिन होता था। लेकिन अब ये 20 साल का कैंपेन खत्म हुआ है और पूरे दुनिया से लेड का इस्तेमाल पेट्रोल से पूरी तरह से गायब हो चुका है। एक सवाल ये बन सकता है कि ऐसा कौन सा देश था जिसने सबसे आखिर में छोड़ा लेड का इस्तेमाल, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका अल्जीरिया। अल्जीरिया लास्ट कंट्री थी जिसने लेड वाला पेट्रोल यूज करना छोड़ा था। ठीक है, तो यही सारी चीजें आप इसके अंदर देख सकते हैं। अब यूएनईपी के बारे में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो ये कि यूएनईपी ने एक पार्टनरशिप चलाई थी जिस पार्टनरशिप का नाम था पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल्स एंड व्हीकल्स। पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल्स एंड व्हीकल्स। और ये पार्टनरशिप क्या करती थी, ये लोगों के अंदर अवेयरनेस इंक्रीज करने की कोशिश करती थी कि तुम्हें लेड वाली चीज़ें नहीं खरीदनी है। अगर लोग ही नहीं खरीदेंगे तो उसका बनना बंद हो जाएगा। इसमें अवेयरनेस जनरेट की जाती थी प्रोड्यूसर्स के अंदर कि तुम जो लेड प्रोड्यूस कर रहे हो उस लेड से हमें कितना हार्म हो रहा है, तो उसको प्रोड्यूस करना बंद कर दो।
ठीक है, तो एक सवाल सीधा सही बन सकता है कि पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल्स एंड व्हीकल्स किसके साथ एसोसिएटेड है, तो इसका एक सिंपल सा आंसर हो जाएगा यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इंडिया जो है, इंडिया ने लेड को फेज आउट करना चालू कर दिया था 1990s के अंदर, और 2000 में इंडिया से लेड पूरी तरह से यूज होना बंद हो चुका था। अब ये जो लेड को पूरी तरह से खत्म करने की हमारी सक्सेस स्टोरी है, इसी को हमें रेप्लिकेट करना है सल्फर में भी। तो धीरे धीरे सल्फर को भी हम रिड्यूस करने की कोशिश करते जा रहे हैं पेट्रोल में से, या फिर आप कह सकते हैं फ्यूल में से। ठीक है, अब ये कुछ इश्यूज हैं, इश्यूज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि WHO के अकॉर्डिंग लेड जो है वो एक टॉक्सिक की तरह काम करता है, या फिर आप इसको न्यूरोटॉक्सिन के नाम से भी लिख सकते हैं। ठीक है, न्यूरोटॉक्सिन की तरह काम करता है, और ये हमारी बॉडी के ढेर सारे सिस्टम्स को अफेक्ट करता है, जैसे कि आपका ब्रेन, लिवर, किडनी, बोन्स। इससे आपके कैंसर के और हार्ट डिजीज के भी चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर इन्फेंट ब्रेन की बात की जाए तो 5 माइक्रो यूनिट भी काफ़ी होता है उसके ब्रेन की डेवलपमेंट को हिंडर करने का। एक और तरह के सवाल जो इस न्यूज़ से आ सकते हैं वो है कि यूएनईपी क्या होता है। तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस के जो भी एनवायरनमेंट से जुड़े हुए काम है, उन सभी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बॉडी बनाई गई थी जिसका नाम था यूएनईपी। इसको बनाया गया था 1972 के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर आपको नायरोबी कीनिया के अंदर देखने को मिलता है। नायरोबी कीनिया के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस न्यूज़ से पूछी जा सकती हैं। जो हमारी अगली न्यूज़ है, अगली न्यूज़ हमारी स्टबल बर्निंग से जुड़ी हुई है। तो इस न्यूज़ के अंदर ये बात कही जा रही है कि स्टबल बर्निंग एक बहुत ही बड़ा इशू बन चुका है, स्पेशली दिल्ली वाले लोगों के लिए। तो स्टबल बर्निंग को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसने पूसा डिकम्पोजर को यूज़ करने की बात कही है कि दिल्ली के अंदर, यानी कि हमारे कैपिटल रीजन के अंदर जहाँ पे भी पैडी फील्ड्स हैं, पैडी उगाई जाती है, ऐसी आपको 4200 एकड़ की ज़मीन मिलेगी। तो इस 4200 एकड़ की ज़मीन के ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसा खर्च करके पूसा डिकम्पोजर को यूज़ करेगी। ये पूसा डिकम्पोजर क्या है, इसको अभी हम बाद में देखेंगे। इससे पहले हम ये देखते हैं कि स्टबल बर्निंग आखिर की क्यों जाती है, आखिर ये होता क्या है। मान लीजिए ये कोई फील्ड है, इस फील्ड के ऊपर पैडी उगा रखी है, ये पैडी उगा रखी है। तो पैडी आपका जो काम की चीज़ होती है वो ये होती है, जो ऊपर ये है। तो जब इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है तो इसके ऊपर का जो हिस्सा है ये सारा का सारा काट लिया जाता है, इसकी छटाई कर ली जाती है। लेकिन जो ज़मीन है, इस ज़मीन के ऊपर ये पैडी के नीचे वाला हिस्सा खड़ा रह जाता है। इसको आप स्ट्रॉ भी कह सकते हैं, स्ट्रॉ भी कह सकते हैं। ये बहुत ही हार्ड होता है, ये ज़मीन के ऊपर खड़ा रहता है। अब जब तक ये वाली जो चीज़ है ज़मीन से हटेगी नहीं, तब तक इस ज़मीन के ऊपर दोबारा से नई पैडी को उगाया नहीं जा सकता। तो किसान क्या करते हैं, किसान इस स्ट्रॉ को हटाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत पैसा लगता है, तो वो इस स्ट्रॉ के ऊपर आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद क्या होता है, ये सारा का सारा स्ट्रॉ जो है वो हट जाता है, और किसान कुछ समय के बाद यहाँ पे अपनी अगली फसल को उगा सकते हैं। तो इस वजह से स्टबल बर्निंग काफ़ी ज़्यादा की जा रही है। अब स्टबल बर्निंग की वजह से इश्यूज़ क्या क्या आ रहे हैं, तो एक सबसे बड़ा इशू तो यही है कि इससे हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे एयर के अंदर पॉल्यूशन इंक्रीज होता जा रहा है। तो किस तरह का पॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर मीथेन का पॉल्यूशन हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाती है। अब हमारे पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 ये हमारे एयर पॉल्यूशन का कॉज बनते जा रहे हैं। साथ ही साथ कुछ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी रिलीज होते हैं स्टबल को बर्न करने की वजह से। तो आप देखते होंगे हर साल लगभग जब सर्दियां शुरू हो रही होती है, आपके अक्टूबर नवंबर के आसपास का जो महीना होता है, तब बहुत ज़्यादा दिल्ली का पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा होता है। तो ये पूसा डिकम्पोजर आखिर है क्या, पूसा डिकम्पोजर एक तरह का सॉल्यूशन आप कह सकते हैं, जो कि स्टबल बर्निंग को रिड्यूस करने में हमारी मदद कर सकता है। इस पूसा डिकम्पोजर ये एक तरह का कैप्सूल होता है जिसको डेवलप किया गया नई दिल्ली के एक इंस्टीट्यूट ने, न्यू दिल्ली के अंदर एक इंस्टीट्यूट बेस्ड है जिसका नाम है आपका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI के अंदर पूसा डिकम्पोजर को बनाया गया है। और ये कैसे काम करता है, इस कैप्सूल के अंदर एक फंगी बेस्ड लिक्विड सॉल्यूशन होता है। ये जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है इसको हम सॉइल में आसानी से मिक्स कर देते हैं, और जैसे ही ये लिक्विड बेस्ड सॉल्यूशन हम सॉइल के अंदर डालते हैं तो वो क्या करने लग जाता है, वो स्टबल को सॉफ्ट बनाने लग जाता है, स्टबल को ये सॉफ्ट बना देता है। और ये जो सॉफ्ट हो जाता है स्टबल, ये एक कंपोस्ट की तरह काम करने लग जाता है। तो जब स्टबल
सॉफ्ट हो गया और एक कंपोस्ट की तरह ज़मीन के अंदर ही पहुंचा रहता है, तो उसके बाद आप इसके ऊपर क्रॉप को उगा सकते हैं। आपको इस स्टबल को जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पूसा डिकम्पोजर से यही पूछा जा सकता है। पहले तो दे देंगे बैक्टीरिया बेस्ड सॉल्यूशन है या फिर कोई और आंसर दे देंगे, तो आपको ये याद रखना है कि ये फंगी बेस्ड सॉल्यूशन है। दूसरी चीज़, ये काम कैसे करती है? ये काम करती है स्टबल को सॉफ्ट बना के और स्टबल को वो कंपोस्ट के अंदर कन्वर्ट कर देती है। एक चीज़ पूछी जा सकती है कि पूसा डिकम्पोजर किस इंस्टीट्यूट ने बनाया, तो ये नाम भी आपको याद रखना है, कहाँ पे बेस्ड है ये भी आप याद रखें। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो देखिए इसके अंदर क्या करते हैं, जो हमारा पूसा डिकम्पोजर है, इस पूसा डिकम्पोजर के अंदर हम 7 अलग अलग स्ट्रेन्स होती हैं, फंगी की 7 स्ट्रेन होती है जिनको मिक्स करके इस पूसा डिकम्पोजर को बनाया जाता है। तो ये जो 7 स्ट्रेन है इनको 4 कैप्सूल के अंदर भर दिया जाता है और इस 4 कैप्सूल का जो प्राइस है वो 20 रुपये का होता है, तो बहुत ही सस्ता पड़ता है। और जो नई दिल्ली के अंदर हो रहा है, तो ये सारा का सारा जो पैसा खर्च होगा इन कैप्सूल्स को खरीदने में, वो सारा का सारा दिल्ली गवर्नमेंट बियर करेगी। ठीक है, तो 4 कैप्सूल के अंदर इन 7 स्ट्रेन को भर दिया जाता है। फिर ये जो कैप्सूल होते हैं, इस कैप्सूल को एक बाल्टी में डाला जाता है। उस बाल्टी के अंदर 25 लीटर पानी डालते हैं, 25 लीटर पानी डालते हैं और 150 ग्राम गुड़ डाला जाता है, जैगरी डाली जाती है। फिर उसके बाद उस पानी को बॉईल किया जाता है। बॉईल करने के बाद इसको ठंडा किया जाता है। जब ये पानी ठंडा हो जाता है तो इसके अंदर थोड़ा सा हम बेसन मिलाते हैं। ठीक है, बेसन को हम बोलेंगे ग्राम फ्लावर। ग्राम फ्लावर को मिक्स किया जाता है। ग्राम फ्लावर को मिक्स करने के बाद इसको 4 दिनों के लिए हम छोड़ देते हैं। 4 दिनों तक हम इसको एक कपड़े से ढक के रख देते हैं और फिर देखते हैं कि इसके ऊपर फंगी की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ इंक्रीज होने लग जाती है। अब इन फंगियों को मिक्स करके हम फील्ड के ऊपर डाल देते हैं। अब यहाँ पे जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत ये है कि 20 से 25 दिनों का समय फार्मर्स को बहुत ज़्यादा लग रहा है। फार्मर्स कहते हैं कि हम जब राइस की हार्वेस्टिंग करते हैं, जब हम राइस की हार्वेस्टिंग करते हैं तो उस हार्वेस्टिंग के 7 से 10 दिनों के बाद हमें गेहूं उगाना पड़ता है, वीट की सोइंग करनी होती है। तो हमें 7 से 10 दिन के अंदर फील्ड खाली चाहिए होती है ताकि हम वीट की सोइंग कर सकें। तो इस पे जो IARI है, IARI ने ये बोला है कि आप 20 से 25 दिन ना भी वेट करें तो भी आप 10 दिन के बाद भी सोइंग स्टार्ट कर सकते हैं। जो हमारा ये सॉल्यूशन है पूसा डिकम्पोजर, वो 10 दिनों के अंदर भी अपना काम चालू कर चुका होता है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी न्यूज़ है। इसमें ये प्रोसेस पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा इंटरेस्टिंग था तो मैंने आपको बता दिया। बाकी पूसा डिकम्पोजर्स किसने बनाया है, किस चीज़ से मिलके बना है, और इसके अंदर जैगरी भी मिक्स की जाती है नहीं की जाती, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आज की जो लास्ट न्यूज़ है वो मिलेट से जुड़ी हुई है और मिलेट का टॉपिक हमारे मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं कि मिलेट्स का भी न्यूज़ में क्यों आया था। तो न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूज़ बस ये थी कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने हमारी आज की जनरेशन से, आपसे और मुझसे ये अर्ज किया है कि हम अपनी डाइट के अंदर मिलेट्स को इंक्रीज करना चालू कर दें। हम मिलेट्स को अपनी डेली डाइट के अंदर शामिल करें। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने 2023 को 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब मिलेट्स का मेन से जुड़े हुए काफ़ी ज़्यादा सवाल बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि मिलेट्स हमारे देश के अंदर माल न्यूट्रिशन का जो इशू है, माल न्यूट्रिशन के इशू में मिलेट्स एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। दूसरा, एनवायरनमेंट में आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर हम राइस और वीट का सेवन कर रहे हैं, राइस और वीट को कंज्यूम कर रहे हैं, और ये दोनों की दोनों वाटर गजलिंग क्रॉप्स हैं। बहुत ज़्यादा इसमें पानी यूज़ किया जाता है, लेकिन जो मिलेट्स हैं वो इतना ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करते हैं। तो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर भी एक तरह का सॉल्यूशन जो है वो मिलेट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो मिलेट्स की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो इंडिया के अंदर आज भी आप देखेंगे तो रूरल एरियाज़ के अंदर जो ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं वहाँ पे आज भी इन कोर्स ग्रेन्स की या फिर मिलेट्स की ही रोटी आपको देखने को मिलती है, जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। तो इनकी रोटी को आज भी वहाँ पे खाया जाता है। लेकिन जो हमारे जो शहर हो गए, आप हो गए, मैं हो गया, हम ज़्यादातर राइस और वीट को ही खा रहे हैं और इसी की वजह से हम मोटे भी होते जा रहे हैं। ठीक है, मिलेट्स को पहले पुअर मैंस फूड कहा जाता था। पुअर मैंस फूड क्यों कहते थे? क्योंकि ये बड़ी आसानी से किसी भी ज़मीन पे उग जाता था। तो कोई छोटी सी भी ज़मीन होती थी तो उस ज़मीन के ऊपर भी इसको बड़े आराम से उगा लिया जाता था। इसको ज़्यादा मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जहाँ पे आपके इरिगेशन की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि ऐसी बहुत सारी ज़मीन है इंडिया के अंदर जो कि आज भी रेन फेड है। बारिश होगी
तो वहां पे खेती बाड़ी हो सकती है। तो ऐसी जमीन के ऊपर भी मिलेट्स को बड़े आराम से उगा लिया जाता है। अगर कोई सॉइल सलाइन है तो सलाइन सॉइल के अंदर भी मिलेट जो है वो बड़े आसानी से उग जाती है। तो इतने सारे आपको बेनिफिट एकदम क्लियरली देखने को मिल रहे हैं कि कोई अगर गरीब फार्मर भी है, मार्जिनलाइज्ड फार्मर है, जिसके पास इरिगेशन नहीं है, जिसकी सॉइल ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, वहां पे भी वो क्या कर सकता है, वो मिलेट्स को उगा के कुछ ना कुछ कमाई कर सकता है। पहला तो ये देख रहे हैं। दूसरा, ये जो कोर्स ग्रेन्स होते हैं या फिर मिलेट्स होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा हमें न्यूट्रिशन मिलता है। आज की डेट में हमारी डाइट राइस, व्हीट, मैदा इन्हीं के ऊपर बेस्ड रह गई है। जब हम इसके अंदर डाइवर्सिटी इंक्लूड करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिलेगा। तो ये न्यूट्रिशन की जो समस्या है उसको भी सॉल्व करती है। साथ ही साथ क्योंकि ये पानी को ज़्यादा वेस्ट नहीं कर रही, तो ये हमारे एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करती है। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से गुहार लगा रहा था कि आप 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर करो और मिलेट्स के रिगार्डिंग अवेयरनेस इंक्रीज करने की कोशिश करो। तो यूएन फाओ ने इंडिया की ये बात मान ली है और 2023 जो है वो अब एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स माना जाएगा। उड़ीसा के अंदर एक और काम हो रहा है। उड़ीसा का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उड़ीसा के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर मिलेट्स की भी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गई है। और जो सरकारें हैं, सरकारें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर भी मिलेट्स को प्रमोट करने लगी हैं। तो ये सारा का सारा एक ओवरव्यू था हमारे उसका मिलेट्स का। एक बार इसको नोट से देख लेते हैं, ठीक है। ज़्यादातर यही चीज़ें घूम फिर के यही चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, ठीक है। तो ये तो भैया कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने क्या कहा है कि आज की जनरेशन को अपनी डाइट के अंदर मिलेट्स इंक्लूड करने की ज़रूरत है। दूसरा, ईयर 2023 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर हो। ये मिलेट्स होते क्या है, ये ग्रासेस होती हैं, सीडेड ग्रासेस होती हैं, जिनको आप सीरियल्स भी कह सकते हैं। और इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के ऊपर ये मिलेट्स पहले बहुत ज़्यादा खाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि ये कोर्स होता है, उतना स्मूथ, उतना रिफाइंड नहीं होता, इसीलिए हमारी डाइट से इसकी जो कंजम्पशन है वो रिड्यूस होती जा रही है, स्पेशली शहरों के अंदर, ठीक है। लेकिन अब इसके ऊपर अटेंशन इंक्रीज होना दोबारा से चालू हो चुका है। ये जो मिलेट है इसका सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है? सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट ये है कि इसको पुअर फार्मर भी बड़ी आसानी से उगा सकता है, क्योंकि ये कहीं पे भी बड़े आराम से उग जाता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत ज़्यादा मैनेज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको रेन फेड कंडीशन, यानी कि जहाँ पे इरिगेशन नहीं है वहाँ पे भी उगेगा, सलाइन सॉइल में भी ये आराम से उग जाता है, ठीक है। अगला क्या आएगा कि उड़ीसा के अंदर जो है इसके पीडीएस सिस्टम में भी मिलेट्स को दिया जा रहा है। जो सरकारें हैं वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर भी इसको इंक्लूड करने की बात कर रही है। अगर हम बात करें एक रीसेंट स्टडी की, तो उसने ये बात बताई जिसमें ये पाया गया कि अगर आने वाले समय में हमारा क्लाइमेट तो चेंज हो ही रहा है, देख रहे हैं आप जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे वैसे हम आगे के समय में एक कंडीशन फेस करेंगे जिसके अंदर जो हमारे आज के फूड क्रॉप्स हैं उन फूड क्रॉप्स की प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि वीट और राइस की जो पैदावार है, जो प्रोडक्शन है वो कम होगी। अगर हमारा वीट और राइस कम हो जाएगा तो देश के अंदर फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है, खाने को लेके इनसिक्योरिटी हो सकती है। तो ऐसे समय में अगर हम मिलेट्स उगाने लगेंगे तो मिलेट्स भी, जो कमी हमारी राइस और वीट की प्रोडक्शन कम होने से हो रही थी, उस कमी को मिलेट्स पूरा कर सकते हैं। दूसरा क्या है, जब आप राइस उगाते हैं तो ढेर सारी ग्रीन हाउस गैस निकलती है, जैसे कि मीथेन। अगर आप राइस की जगह मिलेट उगाने लगेंगे तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो जब ग्रीन हाउस गैस कम प्रोड्यूस होगी तो हमारा जो क्लाइमेट चेंज है वो भी उतनी तेजी से नहीं होगा। हमारे क्लाइमेट चेंज के अंदर भी थोड़ा सा रिडक्शन हमें देखने को मिलता है। जो राइस और वीट होता है, राइस और वीट को उगाने के लिए फार्मर्स को ढेर सारा पेस्टिसाइड यूज करना पड़ता है। ये जो पेस्टिसाइड है ये अपने आप में, या पेस्टिसाइड या फिर आप फर्टिलाइजर कह लीजिए, ये अपने आप में कुछ ना कुछ पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। लेकिन जो मिलेट्स हैं, मिलेट्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड या फिर फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक और स्टडी की गई थी, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो आप मेंस में लिखेंगे मिलेट से जुड़े हुए। पहला तो आप यही लिखेंगे कि जो हमारी आने वाले समय की फूड इनसिक्योरिटी है वो मिलेट जो है किसी हद तक कम कर सकती है। दूसरा, मिलेट जो है वो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उस क्लाइमेट चेंज के होने की रफ्तार को कम कर सकते हैं। फिर एक स्टडी आप लिखेंगे इक्रीसैट की। इक्रीसैट की स्टडी ने क्या पाया कि ऐसे बच्चे जो कि मिलेट्स खा खा के बड़े हुए हैं, उनकी ग्रोथ 50% ज़्यादा थी बाकी बच्चों के मुकाबले। यानी कि जो मिलेट है, मिलेट एक न्यूट्रिशियस फूड है।
आज की डेट में हम राइस खाते हैं, व्हीट खाते हैं और फिर उसके बाद मोटे हो जाते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे एक मशरूम सा बन जाता है पैंट के आसपास। ठीक है, तो ये जो मशरूम जैसी हमारी शेप हो जाती है, इसके पीछे भी कारण क्या है कि जो हमारी डाइट है उसमें डाइवर्सिटी नहीं है। हमारी जो डाइट है वो न्यूट्रिएंट रिच नहीं है, यानी कि हम खाना तो खा रहे हैं पर हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी सॉल्व करेगी कौन? मिलेट सॉल्व करेगी, क्योंकि मिलेट के सेवन करने से आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ग्लूटन एलर्जी या फिर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स जो हैं ये सारे के सारे थोड़े से रिड्यूस हो जाते हैं। तो मिलेट आपके मेंस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीलिम्स के अंदर भी अगर आपको कहीं पे भी न्यूज़पेपर में मिलेट्स दिखाई दें तो उसको ढंग से पढ़ना है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस आने हैं उसमें वो इन्हीं टॉपिक्स को पकड़ रहा है यूपीएससी। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।